नमस्कार, फिर एक बार मुझे ट्यून करने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर किया है तो और लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ग्रो करने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थंबनेल में आज आपने पढ़ लिया होगा कि इजराइल की बात मैं करने वाला हूँ। मैंने लिखा है कि इजराइल ने कर दिया भारत को एक्सपोज, असली चेहरा आया सामने। तो ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है और किस तरह से इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो घमासान हो रहा है उससे भारत एक्सपोज हो चुका है, ये मैं डिटेल में आज आपको बताऊंगा। कम से कम समय में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर देते हैं। आज ना पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं प्रॉपर सब्जेक्ट का वो थंबनेल जो होता है वो लिख कर बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अक्सर क्या होता है, विषय को लेकर मैं पहले रिकॉर्डिंग करता हूँ और उसके बाद में थंबनेल जो है वो बनाता हूँ, नाम क्या देना है, टाइटल के बारे में सोचता हूँ। लेकिन आज ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि विषय कुछ उस तरह से था। मुझे ना एक बात से बहुत ज़्यादा शिकायत है और वो ये है कि हम लोग चीज़ों को ना याद नहीं रखते। हमारे देश में कोई भी घटना अगर होती है तो उस घटना को किस तरह से लेकर आगे बढ़ना है यह हम लोगों को नहीं पता। वो जब घटना होती है तो तब टेम्पररीली हम खुद को जो है बयां करते हैं, हम खुद को सामने लाते हैं, हमारे विचार जो है उनको हम व्यक्त करते हैं। लेकिन बाद में उस घटना के बारे में क्या करना चाहिए, उस घटना को कैसे यूज़ करना चाहिए या फिर उस घटना को किस तरह से लेना चाहिए, यह हम लोगों को नहीं पता। कुछ दिन पहले भारत में बहुत ज़ोरों शोरों से चर्चा हो रही थी कि मोदी जी ने विशेष सत्र बनाया, मोदी जी ने विशेष सत्र बुलाया है तो कुछ घमासान होगा। वो रात 8 बजे वाला होगा, 8 तारीख वाला होगा, 17 तारीख वाला होगा, न जाने बहुत कुछ लोग कह रहे थे। लेकिन ऐसा बहुत बड़ा कुछ हुआ नहीं। हाँ, वो महिला जो रिजर्वेशन का बिल था वो लेकर आए। मतलब उन लोगों को मोदी जी, बीजेपी और वो जो स्टाइल है उनकी काम करने की, हवा बनाना, एक स्पेस क्रिएट करना, और हम लोग ना उस स्पेस में फंस जाते हैं। उसका कंक्लूजन ठीक से निकालना हम लोगों को नहीं आता। क्या हो गया महिला रिजर्वेशन के बारे में? एक्चुअली महिला रिजर्वेशन के बारे में हमारे देश में बहुत बात हो चुकी है, लेकिन वो बात किसी ने आपको नहीं बताई जो मैं आपको बताना चाहता हूं। चिंता मत करिए, आज नहीं बताऊंगा, एक सेपरेट पॉडकास्ट में उसके ऊपर करने वाला हूं, महिला रिजर्वेशन के बारे में। मैं अलग चीज़ों में थोड़ा बिजी था और मेरे को देखना था कि अगर मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा तो समाज इसको किस तरह से रिएक्ट करता है, और इसलिए मैंने इसके ऊपर बात नहीं करी। जानबूझकर मैंने डिले किया है। तो उस विषय के ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमने द कश्मीर फाइल्स पिक्चर हमने देखी, लेकिन उस पिक्चर से हमने सीखा क्या, ये मेरा सवाल है। हमने द केरला स्टोरी देखी, लेकिन द केरला स्टोरी से हमने सीखा क्या, ये मेरा सवाल है। भारत में नुपुर शर्मा के ऊपर अन्याय हुआ, नुपुर शर्मा की वजह से या फिर उस एक इंसिडेंट की वजह से 5 लोगों की जान जा चुकी है। वो निर्दोष थे, निरपराध थे, वो नॉन पॉलिटिकल थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान जो है वो न्यौछावर कर दी है। उससे हमने क्या सीखा? भारत में हिजाब को लेकर बहुत हंगामा हुआ कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले। उससे हमने क्या सीखा? शाहीन बाग में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उससे हमने क्या सीखा? हम कुछ सीख नहीं रहे हैं। दैट इज़ माई तकलीफ। अब आप कहोगे कि भाई इजराइल के बारे में आपने बोला, पैलेस्टाइन के बारे में आपने बोला, हमास के बारे में आपने बोला, थंबनेल में आपने बोला कि भारत का असली चेहरा सामने आया, और ये क्या बता रहे हो? वही तो बता रहा हूँ, पेशेंस रखिए। वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। जब से इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध जैसी परिस्थिति निर्माण हो चुकी है, हमास नाम से जो आतंकवादी संगठन है उसके ऊपर जिस तरह से इजराइल हावी हो रहा है, उनको नेस्तनाबूद करने की कोशिश इजराइल कर रहा है। सबसे पहले आप इजराइल को समझ लीजिए, उसके बाद मैं जो बता रहा हूँ वो आपके समझ में आएगा। इजराइल ये जो देश है ना, ये जू लोगों का देश है। वहाँ पे जू कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और उनके ऊपर विश्व ने अन्याय किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रिलीजन ने, एक देश ने उनके ऊपर, पूरे विश्व ने उनके ऊपर अन्याय किया है। उसकी स्टोरी अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो मेरा पॉडकास्ट जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा।
किस तरह से इजराइल के ऊपर पूरे विश्व ने, खास करके पश्चिमी देशों ने अन्याय किया है। पूरे विश्व में इजराइल को किसी ने सहारा नहीं दिया एक्सेप्ट भारत, और इसलिए भारत में आकर इजराइल के लोग बसे थे। उसके बाद जब उनको मौका मिला तो उस मौके का इस्तेमाल करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, पुरुषार्थ दिखाते हुए उन्होंने अपना राष्ट्र बनाया जिसका नाम है इजराइल। इजराइल की निर्मित किस तरह से हुई है ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। देश के लिए या फिर आपके कम्युनिटी के लिए, आपके मजहब के लिए, आपके धर्म के लिए किस तरह से लड़ना चाहिए, यह अगर आपको सीखना है तो इजराइल किस तरह से क्रिएट हुआ है इसके बारे में आप स्टडी करिए। जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकारें थी तो वो कभी भी इजराइल को सपोर्ट नहीं करती थी। इजराइल के अगेंस्ट बात करने वाले जो भी लोग हैं उनको वो सपोर्ट करते थे। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। कभी भी भारत ने इजराइल के साथ स्टैंड नहीं लिया है 2014 से पहले। हमेशा पैलेस्टाइन को ही उन्होंने सपोर्ट किया है, या फिर उस तरह से जो फोर्सेस थी उनको ही उन्होंने सपोर्ट किया है। उसके बावजूद, मार्क माय वर्ड्स, उसके बावजूद इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया है। ये समझ रहे हो आप? जियोपॉलिटिक्स है। जब भारत इजराइल का साथ नहीं दे रहा था लेकिन फिर भी इजराइल भारत का साथ दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही ऑथेंटिक जेन्युइन देश है। उसने कहा जब हम परेशान थे, जब पूरा विश्व हमारी कत्ल करने पर तुला था, तो हमको स्पेस देने वाला, हमको जगह देने वाला, हमको पनाह देने वाला जो देश था वो भारत था। हम भारत के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। और जब भी मौका मिला उन्होंने भारत का साथ दिया। पैलेस्टाइन ने भारत को क्या मदद करी है आई डोंट नो, लेकिन फिर भी तब की सरकारें इजराइल के साथ नहीं जा रही थी। इट्स अ फैक्ट। लेकिन बाद में जब भाजपा की सरकार आई तो हमारे और इजराइल के जो रिश्ते थे वो बेहतर होने लगे। अब उसके पीछे भी बहुत सारी राजनीति है, पॉलिटिक्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से आज भाजपा सरकार जो है उसका दिल पैलेस्टाइन के लिए धड़क रहा है, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड जो है इजराइल की बात करते हैं। चूंकि आज का हमारा वो विषय नहीं है तो मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में जो हो रहा है उससे भारत एक्सपोज हो गया। अब यहां पर आपको नुपुर शर्मा का कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी आपको यहां पे समझ में आएगा। ये सब होने के बाद जब भारत ने कहा कि हम इजराइल के साथ है, इजराइल ने भी उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन भारत में अलग अलग लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमको पैलेस्टाइन का सपोर्ट करना चाहिए, हमको हमास का सपोर्ट करना चाहिए। इजराइल कह रहा है ऑन रिकॉर्ड कि हमास जो है वो आईसिस से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंड इट्स अ फैक्ट जिस तरह से हमास ने इजराइल में घमासान मचाया है, इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार जो है वो वहां पर आज हो रहा है। आज इतिहास लिखा जा रहा है वहां पर। और उतना बड़ा नरसंहार किया है हमास ने। हमास एक आतंकवादी संगठन है, जैसे आईसिस है, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन है, जैसे अल कायदा है, जैसे लश्कर तोयबा है, वैसे हमास है। और ऐसा होते हुए भारत में कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको हमास को सपोर्ट करना चाहिए। अब अगर ये इंडिविजुअल्स होते ना तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से स्टैंड ले लिया कि पैलेस्टाइन को हमको सपोर्ट करना चाहिए। AIMIM ने स्टैंड ले लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि वहां पर जो है इजराइल जो है वो बर्बरता कर रही है और इसलिए रिएक्शन आ रही है हमास की तरफ से। ये वहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। लेकिन मेरे को चोट तब लगी जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उन्होंने भी कहा कि हमको इजराइल के साथ नहीं जाना चाहिए, पैलेस्टाइन के साथ जाना चाहिए। इस तरह से भारत देश में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमको पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना चाहिए। अब ये इतना होते हुए भी हम लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं आप लोगों का अचार बनाऊं मैं आपका? भविष्य में भारत और पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध होता है तो ये लोग पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। मुझे आप लोग बताइए, हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इजराइल का और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। इजराइल जियोपॉलिटिक्स में हमारी मदद करता है। इट इज लाइक अ थियोरी कि हमको इजराइल के साथ जाना चाहिए, हमारा दोस्त है इजराइल। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि हमको पैलेस्टाइन का सपोर्ट करना चाहिए, वो क्यों कह रहे हैं भाई? क्या कॉमन एजेंडा है? उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट में जब
जो आपका पैलेस्टाइन है आपको सपोर्ट किया है या फिर आपकी मदद करी है? क्या आपकी और पैलेस्टाइन की पहले से दोस्ती है? यह सब आपको सोचना पड़ेगा। किस बेसिस के ऊपर आप कह रहे हो? सिर्फ वो आपके मजहब को बिलोंग करते हैं इसलिए कह रहे हो ना आप? और अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे रीजन दे दो। और अगर आप मजहब देखकर ये कर रहे हो तो ये मजहब देखकर स्टैंड लेना जो है ये भारत की संप्रभुता के लिए धोखादायक है, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आ रहा। और इसलिए मैंने कहा कि इनके दिल में जो चल रहा है, जो भारत में रहकर भारत विरोधी सोचते हैं, उनको एक्सपोज करने का काम किया है इजराइल और पैलेस्टाइन के इस युद्ध ने। यहां पर जरूरी नहीं था कि आप सामने आकर वकालत करें पैलेस्टाइन की। हाँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो इट्स ओके, आप इजराइल को प्रमोट मत करिए, लेकिन आप न्यूट्रल रहिए। लेकिन आप न्यूट्रल नहीं रहे। आपने आगे आकर बता दिया कि इजराइल के साथ नहीं जाना चाहिए, पैलेस्टाइन के साथ जाना चाहिए। दिस इज वेरी सीरियस इवेंट मैन। समझने की कोशिश करिए आप। जो हमारे देश का ऑफिशियल स्टैंड है उसको आप छेद दे रहे हो। अगर हमारे देश का ऑफिशियल स्टैंड है और उसको आप डिनाई कर रहे हो तो आपके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। किस बेसिस के ऊपर आपने कहा कि हमको पैलेस्टाइन का सपोर्ट करना चाहिए? अगर आप हिंदुस्तान गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप इस तरह से करो, ये हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं समझ सकता था। आपका ओपिनियन है, आप बता रहे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप खुलकर कह रहे हो कि हम इजराइल के साथ नहीं हैं, हम पैलेस्टाइन के साथ हैं। इसका क्या मतलब है? और इसलिए इस चीज को समझना पड़ेगा। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि आपको यह अच्छा नहीं लगा कि भारत की सरकार ने इजराइल का सपोर्ट किया, तो आप न्यूट्रल भी तो रह सकते थे। लेकिन आपने आतंकवाद को सही कैसे कहा? किस बेसिस पर कहा? इजराइल सही है, पैलेस्टाइन सही है, वो यहां पर अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अभी मैं जो हमारे परपेक्स में सोचना चाहिए वो आप लोगों को बता रहा हूं। और मुझे बुरा तब लगता है जब ये लोग कहते हैं कि हमको इजराइल को नहीं पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना चाहिए, तो इस बात की ग्रेविटी हम लोगों को समझ में नहीं आती। तब मुझे बुरा लगता है और तब मेरे को ना इस तरह से पॉडकास्ट बनाने पड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जागिए, ये लोग जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको अपने दिमाग में सोचिए, प्रोसेस करिए, और उसके बाद आपको क्या एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में भी सोचिए। जैसे मैंने कहा हिजाब का, कर्नाटका में, मैंगलोर में हुआ था, वो एक स्कूल ने वो डिसीजन किया था, लेकिन पूरे देश में उसको किसने फैलाया? जब भारत में, हमारे कर्नाटका में कांग्रेस की सत्ता आई तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सिलेबस चेंज किया। जब उन्होंने सावरकर जी को सिलेबस से निकाल के फेंका, क्या किया आप लोगों ने? आपके पास संवैधानिक ताकत है। अगर कर्नाटका में भाजपा आज अपोजिशन में है तो उसके पास ताकत है, वो आउटरीच कर सकता था। संगठन उसके पास है, राजनीति वो लोग कर रहे हैं। अगर मोदी जी आते हैं तो लाखों लोग इकट्ठा करते हैं ना हम, तो इसके लिए आपने लाखों लोगों को इकट्ठा क्यों नहीं किया? क्यों इसके बारे में आपने आंदोलन नहीं चलाया कि क्यों आपने सावरकर जी का सिलेबस निकाला? आपने क्यों इसके ऊपर सवाल नहीं उठाया? अभी सिद्धरामैया कहते हैं कि आप फटाके नहीं फोड़ सकते, उसके ऊपर मैं अलग से पॉडकास्ट बनाऊंगा फटाकों के ऊपर। लेकिन क्या रिएक्शन हो गई? आपके पास इतनी ताकत है कि आप उनका डिसीजन बदलवा सकते हो, आप संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर सकते हो, आप कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर सकते हो, लेकिन आप कर क्या रहे हो? यह मेरा सवाल है। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हमको इजराइल का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, पैलेस्टाइन का सपोर्ट करना चाहिए, तो उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है उसके अगेंस्ट वो बात कर रहे हैं। लेकिन क्या एक्शन ली गई? नहीं ली गई। और वो मेरी सबसे ज्यादा तकलीफ है और वो मेरे लिए पीड़ा का विषय है। मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं आज भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस व्यक्ति से बेहद प्रभावित हूं। उनका हेल्थ, उनकी दिनचर्या, उनका डाइट, उनका चारित्र्य, इन चीजों के बारे में मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन होता है ना, सही बंदा गलत ग्रुप में, वैसे उनका हो रहा है। सनातन को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और विश्व में शांति प्रस्थापित करने के लिए मोदी जी का सही सोचना बहुत जरूरी है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं आज ईश्वर से कि वो
मोदी जी को सद्बुद्धि दे, आरएसएस को सद्बुद्धि दे, और ये जो चीज़ें हो रही है ये सही से वो लोग डील करें और भारत को डूबने से बचाए, सनातन को खत्म होने से बचाए। ओपनली कह रहे हैं ना वो, हमको पैलेस्टाइन का सपोर्ट करना चाहिए। कल को अगर उस तरह से उनके बीच में कुछ भावना आती है कि हमको भारत में आंदोलन करना है बहुत बड़ा, शाहीन बाग तो वैसे भी संविधानिक था, लेकिन उल्टा पुल्टा कुछ हो जाता है तो वो किस तरह से स्टैंड लेंगे, वो किस तरह से इकट्ठा हो जाएंगे और वो किस तरह से हम लोगों को ख़त्म कर देंगे, इसके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा। और इसलिए मैंने आज के पॉडकास्ट का नाम रखा था कि इजराइल ने कर दिया भारत को एक्सपोज, असली चेहरा आया सामने। मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो बात आज करी है वो आपके समझ में आई है तो वैसा मत करिए कि इधर से सुन लिया और उधर से छोड़ दिया। उसको प्रोसेस करिए, उसको अंदर दबा के रखिए और उसको ना रिएक्शन में कन्वर्ट करिए। किसी भी प्रकार की रिएक्शन हो सकती है, रिएक्शन में कन्वर्ट करिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया महिला आरक्षण के बारे में मुझे बात करनी है, डजंट मैटर वो बहुत पुराना हुआ है इसीलिए मुझे बात करनी है। वो उसके लिए मैं अलग पॉडकास्ट लेकर आऊँगा। फटाकों के ऊपर भी मेरे को अलग से पॉडकास्ट बनाना है, लेकिन फिलहाल मेरे को यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट से ज़्यादा मैंने बात करी है। तो आज मैं यहाँ पे रुकूंगा, लेकिन आप सब लोगों से बहुत ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सपोर्ट करिए मेरे को, उसकी ज़रूरत है मुझे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और जितना भी कुछ आप कर सकते हैं मुझे प्रमोट करने के लिए, व्हाट्सएप में शेयर करना, फेसबुक में शेयर करना, स्टेटस रखना वगैरह वगैरह, वो सब करिए, ठीक है। मैं फिर आऊँगा आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।